अरे निकालो, कॉपी निकालो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो इस वाले चैप्टर में, अरे लाला क्यों बात कर रहा है, इस वाले चैप्टर में कुछ बातें तो याद करने वाली हैं, ठीक है, और कुछ समझने वाली हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। इस वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा वो थ्योरेटिकल आएगा यहाँ तक, ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक डालो इसमें, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, छोटा सा चैप्टर है। पहला टॉपिक डालो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखो ये आपने पढ़ा हुआ है। बताओ डी ब्रोगली ने लाइट के नेचर को कैसा बताया था? पार्टिकल नेचर, वेव नेचर या फिर ड्यूअल नेचर? ड्यूअल नेचर बताया था। डी ब्रोगली ने कैसा नेचर बताया था? ड्यूअल नेचर। तो पहला पॉइंट लिख लो। देखो डी ब्रोगली सपोर्टेड ड्यूअल नेचर ऑफ ए लाइट। डी ब्रोगली सपोर्टेड ड्यूअल नेचर ऑफ ए लाइट। लिख लेना, वेव नेचर साथ में पार्टिकल नेचर। बताओ यदि अपन लाइट को पार्टिकल से बना हुआ मान लें, तो उस पार्टिकल का यदि मुझे मोमेंटम निकालना है तो कैसे निकालूंगा? बताओ कैसे निकालेंगे मोमेंटम? ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, P बराबर H अपॉन लेमडा। तो अगला पॉइंट लिखो इसी में ही। देखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली light consists of a particle associated with a definite energy and momentum, and this particle later named as photon. फोटोन, पार्टिकल को क्या बोला था डी ब्रोगली ने? फोटोन। बताओ मोमेंटम ऑफ वन फोटोन यदि मैं लिखूं तो मोमेंटम ऑफ वन फोटोन क्या होगा? बताओ, H अपॉन लेमडा। लिख लो। अच्छा ऐसे ही एनर्जी ऑफ वन फोटोन यदि मैं लिखूं तो क्या होगी? क्या होगी बताओ? Hc अपॉन लेमडा। या फिर मैं इसको और क्या बोल सकता हूं? H न्यू। न्यू क्या अपन की? फ्रीक्वेंसी। लिख लेना, ये क्या अपन की? फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है? वेवलेंथ। देखो एनर्जी में अपन का H और C दोनों क्या अपन के? कांस्टेंट। यदि इन कांस्टेंट की मैं वैल्यू रख दूं, H की भी वैल्यू रख दूं और C की भी वैल्यू रख दूं, और उसको मैं कैलकुलेशन कर लूं, तो फाइनली जो मुझे फॉर्मूला मिलता है वो लगभग आता है 12,400 अपॉन लेमडा एन एंगस्ट्रॉन। और ये जो मुझे मिलता है किस में मिलता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है, लिख लो। तो फोटोन के बारे में आप लोग ये दो तीन बातें जान। फोटोन के बारे में अपन ये दो तीन बातें थी इंपॉर्टेंट, इनको देख लिया।
अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, यदि मैं आपसे पूछूं बताओ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन। देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की। माना कि ये अपन का इलेक्ट्रॉन है, बताओ इस इलेक्ट्रॉन को यदि मैं बी पोटेंशियल डिफरेंस तक एक्सेलरेट कर दूं, तो जब इसको जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मैं यहां पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूं? 1 वोल्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, इट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन it is the energy gained by the electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt, through a potential difference of 1 volt. अगला टॉपिक डालो, प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। देखो, एक दो प्रॉपर्टी तो आप पहले से जानते हैं। फोटोन की स्पीड किसके बराबर होती है? लाइट की स्पीड के बराबर। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। अच्छा, फोटोन यदि मोशन में हो तो आप लोग मास निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालेंगे? फोटोन यदि मोशन में है तो मैंने मान लिया मास कितना m, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू सी। और मोमेंटम क्या होता है फोटोन का? h अपॉन लेमड़ा। तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो अपन क्या निकाल सकते हैं? मास। तो पहली प्रॉपर्टी तो लिख लो, फोटोन ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ लाइट। अगला पॉइंट लिख लो, मास ऑफ ए स्टेशनरी फोटोन इज 0। अगला लिख लो, मास ऑफ ए मूविंग फोटोन कैसे निकालेंगे? h अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू कितना? m इंटू सी। तो m क्या है? मास ऑफ ए मूविंग फोटोन। तो वो कितना आ जाएगा? m इज इक्वल टू h अपॉन लेमड़ा इंटू कितना? c। देखो, यहां से यदि मैं देखूं तो मुझे पता लगेगा कि m की जो वैल्यू मिल रही है मुझे कैसी मिल रही है? बहुत स्मॉल। तो मूविंग फोटोन का मास कैसा होता है अपन का? बहुत स्मॉल होता है। कैसा होता है? बहुत स्मॉल। तो लिख लेना ये वैल्यू कैसी होगी अपन की? वेरी स्मॉल। इधर देखो, माना कि आपको बहुत सारे फोटोन दे रखे हैं ये रे, ठीक है। आपको ये वाली बात दी है कि इन सभी फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी हो कितनी है? न्यू। और सभी फोटोन की वेवलेंथ जो है वो कितनी अपन की? लैम्डा। अब यदि मैं आपसे पूछूं बताओ इन सभी फोटोन की एनर्जी सेम होगी या अलग अलग होगी? सेम होगी। भाई, फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच सी अपॉन लेमड़ा, या फिर कितना होता है? एच न्यू। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाले कितने भी फोटोन है सबकी एनर्जी कैसी होती है अपन की? सेम। तो अगला पॉइंट लिख लो, ऑल द फोटोन्स ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ possess the same energy. All the photons of a particular wavelength and frequency possess the same energy
irrespective of the intensity of a radiation. अब ये इंटेंसिटी क्या होता है इधर देखो, ये बड़े काम की बात है इस वाले चैप्टर में। देखो ये माना कि अपन की कोई सरफेस है जिस पर मैं क्या इंसिडेंट करवा रहा हूं, ये रेडिएशन को इंसिडेंट करवा रहा हूं, या फिर मैं बोलूं किसको इंसिडेंट करवा रहा हूं, ये फोटोन इंसिडेंट करवा रहा हूं मैं। तो इंटेंसिटी अपन की क्या होती है, माना कि मैंने ये जो फोटोन इंसिडेंट करवाए हैं ये इस सरफेस पर करवाए और उसका सरफेस एरिया कितना अपन का ए। तो इंटेंसिटी अपन किसको बोल रहे हैं, देखो इंटेंसिटी होती है टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर जो इंसिडेंट हो रही है। टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर जो अपन की इंसिडेंट हो रही है उस एनर्जी को अपन क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिटी। अब मुझे बताओ कि टोटल एनर्जी क्या होगी। भाई ये जो फोटोन अपन के इंसिडेंट हो रहे हैं इनकी मुझे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता है, तो बताओ एक फोटोन की एनर्जी अपन निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, कितनी होगी, एच न्यू। यदि मैं इतने सरफेस पर टोटल एनर्जी निकालना चाहूं तो कितनी होगी, नंबर ऑफ फोटोन इनटू एक फोटोन की क्या है, एनर्जी, यही तो होगी। अच्छा एरिया अपन को दे रखा है उससे अपन डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगी, इंटेंसिटी। तो फाइनली इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, देखो आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन, या फिर मैं पहले इसको ऐसे लिख दूं टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया, या फिर और टोटल एनर्जी को कैसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ पर फोटोन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा अपन का, एरिया। तो फाइनली जो मेरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ रहा हो कितना आ रहा है, देखो आई इज इक्वल टू मैंने मान लिया नंबर ऑफ फोटोन कितने इंसिडेंट हो रहे हैं अपन के, एन, और एक फोटोन की जो एनर्जी हो कितनी है, एस सी अपॉन लेमडा, और एरिया कितना अपन का, ए। तो ये क्या हो गया अपन का इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग इंटेंसिटी और उसकी डेफिनेशन लिखो पहले। टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया एट एनी सरफेस, टोटल एनर्जी पर फोटोन, टोटल एनर्जी per unit area at any surface is known as intensity. फाइनली लिखो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या है, एरिया। टोटल एनर्जी क्या होगी अपन की, नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी पर फोटोन डिवाइडेड बाई कितना अपन का, ए। तो लिख लेना फाइनल कंडीशन में जो अपन का इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया हो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू एन इंटू एस सी अपॉन लेमडा अपॉन ए। अब मुझे एक बात बताओ सब लोग, इधर देखो, यदि मैं आपसे ऐसा बोलूं, इधर देखो कि इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, मतलब ये सब कुछ आपको दे रखा है कि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू, वेवलेंथ कितनी दे रखी है, लेमडा, ठीक है, एरिया जो दे रखा है जिस सरफेस पर अपन के फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं वो एरिया कितना दे रखा है, ए। ये गिवन है सब आपको पहले से ही, फिर भी आपसे बोल रहा है कि बताओ इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ फोटोन क्या हो रहे हैं अपन के, इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन क्या हो रहे हैं अपन के, इंक्रीज। तो देखो अब से आगे इस चैप्टर में मैं जब भी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए कि अपन किसकी बात करने वाले हैं, नंबर ऑफ फोटोन की, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लो, इसमें लिखो द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन imply that
imply that increase in the number of photon crossing a given area per second. तो ये वाली बात आपको याद रहेगी या नहीं रहेगी कि जब भी मैं इंटेंसिटी की अब से आगे बात करूंगा कि इंटेंसिटी अपन की इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, तो आपको तुरंत क्या समझ में आना चाहिए कि या तो अपन के नंबर ऑफ फोटोन जो गिवन एरिया पर सेकंड इंसिडेंट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर वो क्या हो रहा है अपन के डिक्रीज। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कंक्लूजन। जितने पर अपन के गिर रहे हैं ये फोटोन, कौन से पर, मैं ये मान के चल रहा हूं ना इतने ही एरिया पर सारे फोटोन आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इधर देखो, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया होगा लेबोरेटरी में, उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिलेंगे उनको मुझे क्या करना है, याद करना है। तो अपन का एक्सपेरिमेंट क्या था वो देख लो पहले। देखो मैंने एक मेटल सरफेस ली है, ये माना कि मैंने एक मेटल सरफेस ली है। देखो बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। कौन सी वाली सरफेस है, मेटल सरफेस है अपन की। बताओ मेटल सरफेस यदि है तो इसमें क्या होंगे अपन के, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे। तो ये मेटल सरफेस है, इसमें अपन के कौन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली सरफेस पर ये फोटोन में क्या करवा रहा हूं, इंसिडेंट करवा रहा हूं। मतलब जो लाइट में इंसिडेंट करवा रहा हूं उसको मैं अभी क्या मान के चल रहा हूं, पार्टिकल नेचर मान के चल रहा हूं। थोड़ी देर के लिए पार्टिकल नेचर मान के चल रहा हूं, मतलब ये कौन आ रहा है, अपन के फोटोन्स आ रहे हैं ये। अच्छा, ये जो मैंने रेडिएशन इंसिडेंट करवाई है इसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू, और इसकी वेवलेंथ कितनी है अपन की, लैम्डा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने फोटॉन्स इंसिडेंट करवाए हैं उस एक फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी है अपन की, एच न्यू, या फिर कितनी है, एच सी अपॉन लैम्डा। मतलब इतने एनर्जी का मैंने फोटोन क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया है। अब जब मैंने ऐसा करवा दिया तो मैंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, तो मुझे क्या पता लगा कि जब मैं इन फोटोनों को इंसिडेंट करवा रहा था तो बताओ ये फोटोन आएंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस फोटोन से क्या लेगा अपन का, एनर्जी लेगा। एनर्जी लेगा तो बताओ ये क्या करेगा, मोशन करेगा। तो मैं ये देख रहा था कि इस पर्टिकुलर एनर्जी को लेके ये वाला इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से इजेक्ट नहीं हो रहा था। ये मुझे ऐसा किस में मिला, एक्सपेरिमेंट में मिला कि जब मैंने लैम्डा और न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब मैंने आपतित करवाया तो इस वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपन का इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हुआ था, इजेक्ट नहीं हुआ। अब मुझे तो क्या करना है, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इजेक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि मुझे फोटो इलेक्ट्रिक करंट लेना है। कौन सा वाला करंट लेना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। करंट कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके जाएगा और वो क्या करेगा, अपन का मोशन करेगा, तब जाके अपन को क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो इस वाली कंडीशन में जब अपन के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे थे तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो इस वाली कंडीशन में नहीं हो रहे हैं, फिर मैंने क्या किया, चलो इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो यार। क्या बढ़ा दो, इंटेंसिटी। तो मैंने जो ये रेडिएशन इंसिडेंट करवाई इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना शुरू किया।
बताओ, इंटेंसिटी को इंक्रीज करना शुरू किया, इसका मतलब टोटल जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उस टोटल एनर्जी को क्या किया मैंने, इंक्रीज करना शुरू किया। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो अपन के नंबर ऑफ फोटोन पहले इंसिडेंट हो रहे थे उनको मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज करना शुरू किया। अब जब मैंने इनको इंक्रीज करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता जा रहा हूं, पर मुझे फोटोन अभी भी क्या है, निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मतलब इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पर भी मुझे एक्सपेरिमेंट में ये पता लगा कि अभी भी इलेक्ट्रॉन अपन के इजेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो यहां से मुझे एक रिजल्ट मिला कि ये जो मेटल सरफेस होती है इससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इस इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये मुझे रिजल्ट मिला यहां से। पर फाइनली मुझे देखो, तो यहां से मुझे एक रिजल्ट मिला एक्सपेरिमेंटली कि इंटेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। पर मुझे तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। जब इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पर भी अपन के इलेक्ट्रॉन नहीं निकले तो फिर मैंने क्या किया, इस फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करना शुरू किया। अच्छा, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी इसका मतलब लैम्डा क्या होगा अपन का, डिक्रीज होगा। अच्छा, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है इसका मीनिंग क्या है कि जो सिंगल फोटोन है उस पर्टिकुलर फोटोन की मैंने क्या बढ़ाना शुरू की, एनर्जी बढ़ाना शुरू की। भाई फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, तो न्यू यदि बढ़ाऊंगा तो वो जो पर्टिकुलर फोटोन है उसकी क्या बढ़ रही है, अपन की एनर्जी बढ़ रही है। अब मैंने इस फ्रिक्वेंसी देखो, अब मैंने न्यू को क्या इंक्रीज करना शुरू किया। अरे देख लो इधर। अच्छा, मैं मान रहा हूं कि जब मैंने इनिशियल कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम पे न्यू की वैल्यू थी अपन की 2 हर्ट्ज, और 2 हर्ट्ज से अपन के इलेक्ट्रॉन क्या इजेक्ट नहीं हो रहे थे। अब मैंने 2 से 3 की, 3 करने पर भी मुझे पता लगा कि इजेक्ट नहीं हुए। 3 से 4 किया तब भी मुझे पता लगा कि अभी भी इजेक्ट नहीं हुए अपन के इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मैंने 5 हर्ट्ज किया फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के तो मुझे पता लगा कि एक दो इलेक्ट्रॉन क्या है, निकलना शुरू हो गए। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर अपन की पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे उस फ्रीक्वेंसी का मैंने एक स्पेशल नाम दे दिया। उस फ्रीक्वेंसी को मैंने बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला उसको मैंने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस 5 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग जो अपन का लेमडा होगा उस लेमडा को मैंने बोल दिया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मुझे यहां से एक बात ये रिजल्ट निकला फाइनली कि इलेक्ट्रॉन का जो एजेक्शन है मेटल सरफेस से वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो फोटोन है उस फोटोन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। और वो भी एक मिनिमम अपन की फ्रीक्वेंसी होती है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर ही अपन के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एजेक्शन होता है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम यदि फ्रीक्वेंसी होगी तो अपन के इलेक्ट्रॉन का क्या है, एजेक्शन नहीं हो रहा है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी से यदि मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा, अब मैंने क्या किया, ये तो मैंने देख लिया कि जैसे ही मैंने 5 किया तो एक दो इलेक्ट्रॉन क्या है, मेटल सरफेस से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने देखा हो सकता है 5 पर ही निकल रहे हो, आगे नहीं निकल रहे हो, तो मैंने फिर उसको 6 बढ़ाया तो मैंने देखा कि और ज्यादा निकल रहे हैं। तो फिर मैंने 7 हर्ट्ज किया तो मुझे पता लगा कि और ज्यादा निकल रहे हैं। तो ऐसे जब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा था तो मुझे पता लगा कि कंटिन्यूअस अपन के इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है। तो यहां से मुझे एक रिजल्ट ये मिल गया कि ये जो अपन की 5 हर्ट्ज मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, इससे ज्यादा यदि फ्रीक्वेंसी का फोटोन में इंसिडेंट कराऊंगा तो अपन के इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजेक्शन होगा। और 5 हर्ट्ज से यदि कम का मैं फोटोन इंसिडेंट कराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो ये अपन का एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन बोल किसको रहे हैं, ऐसा करने पर ये इलेक्ट्रॉन जब अपन के बाहर निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा करने पर मतलब जब मैंने एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की फोटोन को इंसिडेंट कराया उसके कारण जो अपन के इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उस बाहर निकलने के प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया या नहीं आया? किसकी
इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोन की इंटेंसिटी क्यों बढ़ेगी? किसकी इंटेंसिटी? कोई फोटोन की एनर्जी बढ़ाने से थोड़ी बढ़ रही है। फोटोन की एनर्जी तो ये तो मैंने कांस्टेंट रखे हैं सब, लैम्डा और न्यू तो मैंने कांस्टेंट रखे हैं। इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब तब इंटेंसिटी कैसे बढ़ सकती है? जब नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करूंगा, मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़े, ना कि क्या बढ़े अपन की फोटोन की एनर्जी। समझ गए? हाँ। किसकी? हाँ हाँ हाँ, तो हो सकता है तब बढ़ रही है इंटेंसिटी। नहीं, मैं अकेली इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, उस टाइम पे मेरे फोटोन की एनर्जी पर कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ रहा है भाई। इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोन की एनर्जी को लेगा ना। तो पहले इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, उस वाले केस में मैंने न्यू और लेमडा को कांस्टेंट रखा है, न्यू और लेमडा को चेंज नहीं किया, वो कांस्टेंट रखा है। मैंने क्या किया कि ये कांस्टेंट रख के मैंने सोचा कि हो सकता है नंबर ऑफ फोटोन या टोटल एनर्जी यदि मैं बढ़ा दूं तो शायद इलेक्ट्रॉन निकल जाए, पर ऐसा नहीं होता है। वो तो किससे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन किससे एनर्जी ले रहा है? फोटोन से। किससे ले रहा है? फोटोन से। टोटल एनर्जी को थोड़ी ले रहा है। इस वाले एक्सपेरिमेंट में अपन का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फोटोन से ही एनर्जी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा तू भी आ जा, ये खाली, तेरी भी, तू भी आ जा भैया, तेरी भी खाली। एक से ज्यादा फोटोन से एनर्जी नहीं लेगा, एक ही फोटोन से एनर्जी ले सकता है। और दूसरी एक बात और है, माना कि फोटोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा भी नहीं करेगा कि 5 ले ले और 5 को छोड़ दे, या तो लेगा पूरी को या फिर नहीं लेगा, ऐसा करेगा ये सब एक्सपेरिमेंट में मिला था मुझे। अब ये सारी बातें मैं जो एक्सपेरिमेंट किया, जो रिजल्ट मिले, वो मैं लिखवाने वाला हूं। यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो लिखा दूं मैं? क्या क्या गायब हो जानी चाहिए? वो तो डिपेंड करता है कि अपन क्या करना चाहते हैं। क्यों मेटल सरफेस गायब क्यों हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन तो लगातार अपन के क्या फ्री होते रहेंगे। मेटल में बहुत सारे बॉन्ड है और टूटते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होते रहेंगे, बॉन्ड बनते रहेंगे, ये प्रोसेस चलता रहता है। इसमें केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने ये तो। नहीं, वो टाइम आता ही नहीं है। चलो ये डायग्राम बना लो एक बार आप, फिर मैं ये सारी बातें लिखवा देता हूं। डायग्राम बना के पॉइंट नंबर 1 लिखो। लिखो देखो, सपोज we have taken a light of frequency nu and wavelength lambda, and due to this we are not getting any electron from the metal surface, पॉइंट नंबर 2 लिखो। नाउ वी आर स्टार्टिंग increase the intensity of light, keep nu and lambda constant, we found that electron again will not come out,
again will not come out for any increase value of intensity. So we can conclude that ejection of electron ejection of electron from metal surface does not depend on intensity of light. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नाउ बी स्टार्टेड इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग द वेवलेंथ then we found that at a particular wavelength and frequency electron start coming out from the metal surface. Now we further increase frequency and wavelength and decrease wavelength. Now we further increase frequency and decrease wavelength. The electron emission या ejection is continue. So we can conclude that ejection of electron from metal surface is depends on frequency and wavelength of incident light. ठीक है, ये अपन का एक्सपेरिमेंट था. अगला लिख लो इसके रिजल्ट. लिख लो, हालांकि रिजल्ट भी इसमें लिख ही दिए अपन ने, लिख लो फिर भी याद करने के लिए. लिखो, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस और intensity of light or number of photon incident on the surface. अच्छा, ये तीनों बात एक ही है या नहीं? टोटल एनर्जी, नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, इंटेंसिटी, ये तीनों बात एक ही है या नहीं? भाई इंटेंसिटी की बात यदि आ रही है तो अपन किससे क्या सोचेंगे कि फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन की क्या हो रही है, बात हो रही है.
पॉइंट नंबर 2 लिख लो,